प्रेजेंटिंग बिफोर यू टुडेज टॉपिक द जंगल बुक, जहाँ पे हम वन्य प्राणियों से और नेचर की ब्यूटी से सीखेंगे। सो एज इट इज सेड, अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। तो एक रेवरेंस के साथ में और एक थैंकफुलनेस के साथ में जंगल की जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करते हैं, और वन्य प्राणियों से हम क्या सीख सकते हैं वो थोड़ा हम आज जानने की कोशिश करते हैं। तो इफ यू लुक एट अ जंगल, जंगल इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत बहुत विविधता है जंगल में। यू हैव प्रेडेटर्स एंड यू हैव हर्बीवोर्स, यू हैव कार्निवोर्स, सब में बहुत डाइवर्सिटी है। और ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी जंगल की स्ट्रेंथ है और वो जंगल को बैलेंस बनाती है। वहाँ पे फ्लोरा है, वहाँ पे फौना है, एंड द स्ट्रेंथ रियली लाइज इन डिफरेंसेस नॉट इन सिमिलैरिटीज। तो मैंने यहाँ पे चार प्राणियों को आपके सामने पेश किया है। वन ऑफ दम इज लायन, one of them is a firefly, one of them is a bee and one of them is an elephant। ये जो चारों प्राणी जो हैं, ये चारों प्राणी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इनकी एनालॉजी किसी के साथ बिल्ड कर रहे हैं। तो जिस तरह से जंगल के बैलेंस के लिए हर तरह के प्राणियों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पोर्टफोलियो में बैलेंस के लिए भी हर तरह के एसेट क्लास की जरूरत होती है। तो हमारे हिसाब से लायन स्टैंड्स फॉर इक्विटी, हमारे हिसाब से बी स्टैंड्स फॉर डेट, हमारे हिसाब से फायरफ्लाई स्टैंड्स फॉर गोल्ड, और एलिफेंट स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड्स। और ऐसा मैं क्यों कहना चाहता हूँ वो आगे जाके हम थोड़ा सा उसकी पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये चारों एसेट क्लासेस हैं। मतलब हमारा लायन मतलब इक्विटी, हमारा डेट मतलब बी, हमारा फायरफ्लाई मतलब गोल्ड, और हमारा हाइब्रिड्स मतलब एलिफेंट। what is it that we can learn from all these asset classes and interaction between them? तो थोड़ा सा हम सारे एसेट क्लासेस को हम देखते हैं, और हम जब सारे एसेट क्लासेस को देखते हैं और पिछले 20 साल से इसके परफॉर्मेंस का विश्लेषण करते हैं, तो डेटा इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इफ यू लुक एट अ लास्ट 20 ईयर डेटा, व्हाट यू विल फाइंड इज कि अगर आपने 1 लाख रुपए अगर बॉन्ड्स में लगाए हैं, तो 1 लाख रुपए का मोटा मोटी 3.5 लाख से 3.25 लाख के आसपास बना है। सो इफ यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, इट हैज ग्रोन एट क्लोज टू अराउंड 6% इन लिक्विड फंड इंडेक्स एंड इन 10 ईयर जीसेक इंडेक्स। दोनों जगह में आपका पैसा 1 लाख रुपए का 3.5 से 4 गुना बढ़ा है। लेकिन अगर आपने पैसा गोल्ड में रखा है, तो हमारा पैसा जो है वो 10 गुना बढ़ा है, और हमारे रिटर्न जो आया है वो 12% आया है, और हमारा जो उतार चढ़ाव है रिटर्न में वो है 17%, जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन या वॉलेटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो डेट में आपकी वॉलेटिलिटी कम है, गोल्ड में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। तो आपका पैसा 3.5 गुना डेट में बढ़ा है, लेकिन आपका पैसा जो है गोल्ड में करीब करीब 10 गुना बढ़ा है। उसके बाद में हमारे पास में हमारा एलिफेंट है, मतलब हाइब्रिड्स हैं। इसमें आपको दो कैटेगरी दिखाना चाहता हूँ। पहली कैटेगरी जो है वो ऐसी कैटेगरी है जिसमें 90% पैसा जो है वो इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन में है, 10% पैसा जो है वो गोल्ड में है। मतलब 90% पैसा 65-35 इक्विटी डेट, 10% गोल्ड। ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें तीनों एसेट क्लासेस हैं, इसके रिटर्न 12% है, और ये जो 12 इसके रिटर्न 13% है रादर। और ये जो 13% रिटर्न आए हैं, उसके लिए जो आपको पोर्टफोलियो में उतार लेना पड़ा है वो सोने से भी कम है, गोल्ड से भी कम रिस्की है। मतलब हमारे माइंडसेट में कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि सोना जो है वो कम रिस्की है और इक्विटी और डेट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन ज्यादा रिस्की होगा। लेकिन ब्यूटी क्या है, जब आप इन तीनों एसेट्स को मिलाते हो तो आपका रिस्क रिड्यूस होता है, लेकिन आपका रिटर्न एनहांस होता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। एसेट्स को आप ब्लेंड करते हैं तो आपके रिटर्न में डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, आपके रिटर्न में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और फाइनली एक हमारे एलिफेंट हाइब्रिड्स में हमने एक चौथा कॉम्बिनेशन भी ऐड किया है, जो है 50% इक्विटी 50% बॉन्ड्स। इसके रिटर्न 12% के आसपास है, और इसका जो उतार चढ़ाव है मार्जिनली और 1% कम है। तो अगर आप देखेंगे, डेट 3.5 गुना बढ़ा है, गोल्ड 10 गुना बढ़ा है, लेकिन आपका जो एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट है जिसमें इक्विटी बॉन्ड गोल्ड तीनों है, इसमें आपका पैसा जो है करीब करीब 14.25 गुना के आसपास बढ़ा है। और फाइनली जो किंग ऑफ द जंगल है अपना लायन, अपना इक्विटी, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके रिटर्न सबसे शानदार है। उसके रिटर्न करीब 14.5% है, और यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए जो है करीब करीब 17 लाख रुपए हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको हम ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सबसे अच्छे रिटर्न सेंसेक्स के, तो सेंसेक्स सबसे अच्छा है। हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरी टाइम यू मेक अ चॉइस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसेट क्लास, you are trying to take a risk reward trade off. You are trying to get some return at certain risk.
जैसे जैसे आप मतलब रिस्क ज्यादा लेंगे रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन हमारा ऐसा जरूर मानना है कि आप जब मल्टी एसेट प्रोडक्ट्स, एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स में पैसा डालते हैं जिसमें कि एक से अधिक एसेट क्लासेस को आप ब्लेंड करते हो, तो आपका रिस्क मिनिमाइज होता है लेकिन रिटर्न सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट नहीं होता। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप अगर बॉन्ड्स में और एफडी में रहेंगे तो इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर आप मल्टी एसेट अप्रोच लेते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड लेते हैं, एसेट एलोकेटर फंड्स लेते हैं और उसके साथ में आप इक्विटी फंड्स लेते हैं, तो आप लंबे समय में आप इन्फ्लेशन से बहुत बेहतरीन कर पाते हैं। दैट इज व्हाट ऑल ऑफ अस वांट। वेरी क्विकली लेट अस लुक एट ईच एसेट क्लास। हमने उसका नाम जो दिया है उसका रीजन क्या है हम देखते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप हर पोर्टफोलियो देखेंगे तो हर पोर्टफोलियो में व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल एसेट 52% ऑफ दैट इज फिक्स्ड इनकम, प्रिडोमिनेटली बैंक डिपॉजिट्स। ये जो बैंक डिपॉजिट्स जो हैं ये मतलब घर का कोर पैसा जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स का यहाँ पे लगा हुआ है। तो जिस तरह से मतलब बैंक डिपॉजिट घर का कोर है, उसी तरह से जंगल में बीज का या मधुमक्खी का रोल बहुत बड़ा है। एंड व्हाई इज इट मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इफ यू लुक एट बीज वी थिंक दैट देर आर स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने बीज मतलब प्लांट्स को पॉलिनेट करता है वो उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है। क्योंकि अगर बीज ने अगर प्लांट्स को पॉलिनेट नहीं किया तो जितना हमें फूड और फ्रूट्स मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बीज का जितना कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर बीज नहीं रहेंगी तो दुनिया का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और हमारे जो फ्रूट्स हैं उनका आधा बोलना चाहिए कोटा जो है वो इसलिए होता है क्योंकि बीज आर देयर टू पॉलिनेट एंड टेक केयर ऑफ द सिस्टम। तो बीज जिस तरह से जंगल के लिए बहुत ज़रूरी है और मोस्ट क्रिटिकल है, लगती इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बैंक एफडी डेट फंड जो है पोर्टफोलियो के इंपॉर्टेंट है। आपका जो पैसा है 1 साल 2 साल 3 साल का शॉर्ट टर्म पैसा है वो यहाँ डालिए। और यहाँ पे मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आज एक फाइनेंस बिल में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है जिसके हिसाब से मतलब डेट फंड्स जो हैं उनको एक नए तरीके से देखा जाएगा। वो अमेंडमेंट जो है अब तक पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है बट अज्यूमिंग दैट इट गोज थ्रू। पहले क्या होता था, डेट फंड में अगर आपने पैसा डाला तो 3 साल खत्म होने के बाद में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए क्वालिफाई करता था और आप उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते थे, जिस वजह से आपका टैक्स इंसिडेंस कम हो सकता था। लेकिन जो नया अमेंडमेंट आया है उसके बाद में ये जो फैसिलिटी है इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने की, ये फैसिलिटी जो है वो नहीं रहेगी। और डेट फंड्स का टैक्सेशन भी बैंक डिपॉजिट्स के जैसे मार्जिनल टैक्स रेट के ऊपर हो जाएगा। तो जो टैक्सेशन बैंक डिपॉजिट का है वही डेट फंड्स का हो जाएगा, वही इनफैक्ट गोल्ड ईटीएफ्स का हो जाएगा और वही फंड ऑफ फंड्स का हो जाएगा और वही इंटरनेशनल फंड्स का भी हो जाएगा। तो एक नई चीज़ जो है वो आज सुबह सुबह ही मतलब बम फूटा है। तो मतलब हमने सोचा कि आपको हम बता दें कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो घटित हुई है। यू शुड, all of us should be aware of it. The important thing that I want to make here is that bank FDs say for the period of last 11 odd years they have given a return of around 7.6 odd percent. अगर आप म्यूचुअल फंड के लो रिस्क कैटेगरीज भी देखेंगे, शॉर्ट टर्म डेट या डायनेमिक गिल्ड या इवन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है आर्बिट्राज, सबके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स या प्री टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो मार्जिनली जो है बैंक डिपॉजिट से बेहतर ही हैं। तो आपको सेफ्टी चाहिए या स्टेडीनेस चाहिए तो आपके पास में म्यूचुअल फंड का भी एक बहुत अच्छा पर्याय है। तो जिस तरह से डेट जो है वो स्टेबिलिटी देता है, बीज जो है इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, उसी तरह से द अदर एसेट क्लास दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज गोल्ड। और उसका हमारा एनालॉजी फायर फ्लाई के साथ में है। फायर फ्लाई को हिंदी में हम जुगनू कहते हैं। जुगनू की खासियत क्या है? दैट इट ग्लोज ओनली इन द डार्क। सिमिलरली gold does well only in dark times when things are bad, economy is in shambles and when economic outlook is not great। तो जैसे 2008-9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, गोल्ड वाज अप 24% बट इक्विटीज वर डाउन सिग्निफिकेंटली। सिमिलरली जब कोविड 2020 हुआ उस समय गोल्ड अगेन वाज अप 35% बट निफ्टी स्मॉल कैप वाज डाउन अराउंड 40%। तो जब जब कल सुबह क्या होने वाला है और कल की सुबह शानदार रहेगी कि नहीं रहेगी, अर्थव्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, इस तरह की कोई शंका रही तो फिर सोना जो है पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। सोना जो है उसका अगर आप 2011 से अब तक का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न मोटा मोटी 8.75% का कैगर है। देर आर टू सोर्सेज ऑफ रिटर्न फॉर गोल्ड, वन इज डॉलर depreciation of rupee against the dollar and second is
राइज ऑफ गोल्ड प्राइजेस इन डॉलर टर्म्स इंटरनेशनल मार्केट्स। ये दोनों का जो इंटरप्ले है उससे हमें रुपी टर्म्स में हमारी प्राइसेस मिलती हैं। तो रुपी टर्म्स में इंडिया में 8.75% के आसपास का रिटर्न जो है हमें पिछले 11 साल में दिखाई दिया है। और हमारा ऐसा मानना है कि इस तरह का रिटर्न जो है, जो हमें पहले मिला है इन द करेंट स्कीम ऑफ थिंग्स, जहाँ पे ग्लोबल डेट बहुत हाई है, इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, ऐसे समय में गोल्ड एन एसेट क्लास में पोर्टफोलियो का 5-10% आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी गोल्ड ईटीएफ जो हैं ये अभी डेट की तरह मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्सेबल है, इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप गोल्ड फंड का एक्सपोजर जो है आप मल्टी एसेट फंड के थ्रू लीजिए, जिसका टैक्सेशन इक्विटी का होता है, लेकिन उसमें आपको गोल्ड का एक्सपोजर आपको क्रिएट कर पाओगे आप। तो एक तरह से वो ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट मोड है आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एक्सपोजर को बिल्ड करने का। सो डू कीप दैट इन माइंड whenever you want to build gold allocation in a more tax efficient way. थर्डली, हमारा तीसरा जो एनालॉजी है हमारे जंगल बुक के वो एलिफेंट्स। एलिफेंट सबसे शानदार जानवर हैं, उनमें एक स्टेबिलिटी, उनमें स्ट्रेंथ है, उनको गार्डनर ऑफ द जंगल भी कहा जाता है, हर्बीवोरस हैं। और एक और चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंट्स का और बीज का, मधुमक्खी का 36 का आंकड़ा है, दोनों का आपस में बड़ा झगड़ा है, जमती नहीं है दोनों की आपस में। तो कई बार क्या होता है, हम लोग जो इन्वेस्टर्स जो हैं, कई बार जब हम मल्टी एसेट फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड करते हैं तो हमको लगता है कि डेट फंड्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि डू लुक एट मल्टी एसेट फंड्स एंड डू लुक एट फंड्स लाइक बैलेंस एडवांटेज, बट बिसाइड्स इट डू लुक एट फंड्स लाइक मतलब आर्बिट्राज एंड लिक्विड फंड्स, क्योंकि वहाँ पे मतलब आपको पोस्ट टैक्स लिक्विडिटी के साथ में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो टट्टी मत करिएगा उन दोनों एसेट्स के साथ में, उनके साथ भी दोस्ती बनाए रखिए। Now coming to this slide, see the important thing is that a lot of times when we are investing, we think that if we want to capture 100% of equity performance, we need to be 100% invested in equity. But that's a misnomer. You can capture most of the equity upside by having less than 100% in equity, and I'll tell you how. यहाँ पे हम आपको 3 एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है एक इंडेक्स जो कि हमारा मल्टी एसेट इंडेक्स है, जिसमें कि 90% पैसा जो है वो बैलेंस फंड इंडेक्स जैसा है, 65% इक्विटी एंड 35% बॉन्ड्स, और 10% पैसा गोल्ड में है। अगर हमने उसमें पैसा लगाया है 2001 से लेके अब तक, तो उसका कैगर जो है वो 13.62% है, रिटर्न आया 13.62। जो 50-50 इंडेक्स है जिसमें 50% बॉन्ड्स और 50% इक्विटी है, उसका रिटर्न है 12.5%। और निफ्टी 50 जो 100% इक्विटी प्रोडक्ट है, उसका रिटर्न है 14.36। तीनों के जो रिटर्न्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे जो फासला जो है वो 1.5 से 2% के आसपास का है, बट जो मल्टी एसेट प्रोडक्ट है जो कि कॉम्बिनेशन है इक्विटी, बॉन्ड और गोल्ड, उसके रिटर्न और निफ्टी 50 के रिटर्न में फ़र्क जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। फ़र्क जो है सिर्फ मोटा मोटी 80-90 बेसिस पॉइंट्स का है। लेकिन the most important thing is कि while Nifty 50 has given you 14.36% return at 21.43% volatility, your asset allocation product multi-asset index has given you 13.62% return at 13% volatility. क्या हो रहा है, आप रिटर्न का करीब करीब 90% कैप्चर कर रहे हैं मल्टी एसेट इंडेक्स में, लेकिन आप रिस्क का 90% कैप्चर नहीं कर रहे हैं, रिस्क का आप सिर्फ 50-60% ही कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर आपको एसेट क्लास की इक्विटी की बेहतरीन रिटर्न्स का 90% मिल रहा है, लेकिन रिस्क में आप 60% ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब कम रिस्क में भी इक्विटी के रिटर्न के नज़दीक जाया जा सकता है। ये एक रियलाइजेशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसेट्स को जब हम ब्लेंड करते हैं, जब हम दोनों एसेट्स को कंबाइन करते हैं और उसको रीबैलेंस करते हैं, तो रिटर्न कम नहीं होते, रिटर्न मार्जिनली कम होते हैं, लेकिन रिस्क सिग्निफिकेंटली कम होता है। इसी बात के ऊपर थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी लेता हूँ और आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो जो है एक लायन का है, और ये लायन जो है वो मतलब घूमते घामते निकल गए, झुंड अपने झुंड से अलग हो गए और एक ऐसे जगह पहुंच गए जो कि हाइनास का झुंड था वहां पे। और जब हाइनास एक झुंड में होते हैं तो ही वो मतलब एकदम उस्ताद होते हैं और वो अटैक करते हैं। इंडिविजुअली हाइनास आर नॉट दैट पावरफुल एंड दे नेवर एवर टेक एनी काइंड ऑफ फाइट विद विद अ लायन, लेकिन साथ में होते हैं तो दे डेफिनेटली कैन बी अ फॉर्मिडेबल फोर्स। तो जब अकेले लायन था तो सबने सारे हाइनास ने उस पर अटैक किया, लेकिन जब
हमारा रेड अकेला लायन को अपना साथीदार मिल गया, तो उसके बाद में उन दोनों ने मिलके हाइनास को खदेड़ दिया। सिमिलरली अगर आप इन्वेस्टिंग में देखेंगे, आपके इक्विटी मार्केट्स में हमेशा हाइनास आते रहेंगे, यू विल ऑलवेज हैव सम रिस्क और द अदर कमिंग अलोंग। लेकिन जब आप 1+1 एसेट करते हैं या 1+2 एसेट करते हैं, जब आप दोनों तीनों एसेट को कंबाइन करते हैं, तो आप हाइनास को दौड़ा सकते हैं, आप भगा सकते हैं। स्पेसिफिकली जब आप लमसम इन्वेस्टर्स हैं और आपको मतलब ऐसा कुछ राइट चाहिए जिसकी क्वालिटी स्मूथ हो, और आप मंदी में कम गिरें और तेजी में अच्छा पार्टिसिपेट करें, तो डेफिनेटली मतलब एसेट एलोकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो हाइब्रिड्स जो है वो हमारे एलिफेंट है, लेकिन जंगल में लायन एक ही होता है, और वो लायन जो है वो इक्विटी मार्केट है। इक्विटी मार्केट से शानदार वेल्थ क्रिएटिंग एसेट क्लास और कुछ नहीं है। सो सेंसेक्स got started in March 79, and if you look at Sensex from then till now, it has done phenomenally well. And if you have invested 1 lakh rupees in Sensex in 1980, it's already worth 4.75 crores. The important thing to note here is that the roar of the equity market is definitely fantastic. It is her, जब लायन गुर्राता है तो 5 माइल दूर तक तो आवाज चली जाती है उसकी। तो अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स की जो गुर्राहट जो है आने वाले पिछले 40-42 साल की, वो बहुत शानदार रही है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट the journey of 1 lakh to 4.75 crores is not a overnight journey. It has taken time. It has taken 42 years. And the first crore, it came in September 2006. So the first crore came in 26 years and 8 months. पहला करोड़ को 26 साल लगा, लेकिन उसके बाद के जितने करोड़ है वो जल्दी जल्दी आए हैं। तो पहला करोड़, पहला माइलस्टोन आने के लिए टाइम लगता है। उसके बाद की माइलस्टोन जो हैं वो 7 साल 9 महीने, 4 साल 1 महीना, 2 साल 8 महीना और 1.5 साल में भी आता है। तो माई हम्बल सबमिशन टू ऑल ऑफ यू इज दैट वेन एवर यू एलोकेट टू इक्विटी, लुक एट वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और रिटर्न्स बहुत बार बैक एंडेड आते हैं। एक बड़ी अच्छी सी एक छोटा सा ट्रिविया आपको बताना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट को हम सब जानते हैं, दुनिया के इतिहास के सबसे जाने माने लिविंग लेजेंड तरह के इन्वेस्टर हैं। वॉरेन बफेट की अगर टोटल वेल्थ अगर 85-86 बिलियन डॉलर्स होगी, तो उस 85-86 बिलियन डॉलर्स का 80 बिलियन डॉलर जो है उनका 60 साल की उम्र क्रॉस होने के बाद में बना है। और उनका कैगर जो है लॉन्ग टर्म वो 21-22% के आसपास है। वहीं पे एक दूसरे इन्वेस्टर है जिनका नाम है जिम सिमंस। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली 66% के आसपास है। लेकिन फर्क ये है कि बफेट जो है उन्होंने अपने वेल्थ को कंपाउंड करने के लिए समय जो है वो 55-60 साल का दिया है, और जिम सिमंस जो है उन्होंने उसको कंपाउंड करने के लिए सिग्निफिकेंटली कम समय दिया है। तो इवन इफ हिज वेल्थ इज कंपाउंडेड एट 66%, लेकिन उन्होंने 20-30 साल में ही उस वेल्थ को कंपाउंड किया है, तो उनका नंबर जो है उसलिए 85 बिलियन नहीं रहेगा, उनका नंबर जो है 25-30 बिलियन के आसपास रहेगा। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आप समय देते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। तो हमने देख लिया लायन का रोर, मतलब इक्विटी का रोर। हमने देख लिया हाइब्रिड्स या एलिफेंट की स्टेबिलिटी। हमने देख लिया फायरफ्लाई या जुगनू या गोल्ड की चमकार खराब समय में। और हमने देख लिया बी या मधुमक्खी की जरूरत अपने पोर्टफोलियो में। इन चारों एसेट क्लासेस का रोल है। इनमें से चारों में से कोई एक एसेट क्लास जो है भगवान है और दूसरा कम इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। चारों एसेट क्लास का रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट किसका कितना रोल है और हर पोर्टफोलियो में किसको कितना समावेश करना है, ये कॉल लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर की जरूरत पड़ती है। और इस पॉइंट में मैं आपको एक एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। और ये किस्सा जो है पर्पल थ्रोटेड कैरिब और हेलिकोनिया प्लांट का।